Hello, everybody, and welcome to Think Pirates. I am your educator Vaibhav, and in this video, we are going to learn Maharashtra Board Class 8th History Chapter Number 1 Sources of History. This is going to be a line by line, detailed explanation on the chapter. So, without making any further delay, let's get started. We have studied the sources of ancient and medieval Indian history. This year, we are going to study the sources of modern Indian history. फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, क्लास 6th में हमने एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ा. पिछले साल क्लास 7th में हमने मिडीवल महाराष्ट्र हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जिसमें स्पेसिफिकली छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वराज की हिस्ट्री थोड़ी सी ज़्यादा डोमिनेटेड थी. इस साल हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे. हिस्टोरिकल सोर्सेस इंक्लूड मटेरियल, रिटन and oral sources. Similarly, sources based on modern technology such as audio, video and audio-visual are included. तो अब इस साल हम जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें हमको एक बहुत मेजर चंक ऑफ चेंज देखने को मिलेगा. जिस तरह हम एंशियंट और मिडीवल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, हमें पहला चैप्टर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ही था, और उनमें हमने कॉमनली एक बात ऑब्जर्व करी होगी कि मटेरियल, रिटन एंड ओरल, ये तीनों सोर्सेस कॉमन थे. बट इस साल जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें एक नया सोर्स ऑफ हिस्ट्री देखने को मिलता है, जिसे हम ऑडियो, वीडियो या ऑडियो विजुअल बोलते हैं. तो लेट्स सी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. देयर आर 4 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टडी. फर्स्ट इज मटेरियल सोर्सेस, सेकेंड इज रिटन सोर्सेस, थर्ड इज ओरल सोर्सेस, while the fourth, there is a new one, that is audio visual sources. अब एक एक करके सारे सोर्सेस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. To begin with, let's start with material sources. Various objects, monuments, places, coins, sculptures, etc. can be included in the material sources of history. तो material sources जिनका मतलब होता है वस्तु. मटीरियल सिंपली मीन्स चीज़ें, थिंग्स या वस्तु. अब इनमें इंक्लूडेड आते हैं मॉन्यूमेंट्स, मतलब उस वक्त के कुछ फेमस मकबरे, कुछ प्लेसेस, जगहें, कॉइन्स मतलब सिक्के, और स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियाँ. ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स उन्होंने बताए. इसके अलावा काफ़ी और चीज़ें हैं जो मटीरियल सोर्सेस में इंक्लूडेड होंगी, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. First is buildings and palaces. The period of modern Indian history is believed as a period of European, especially the British rulers and governance of princely states. In this period, various buildings, bridges, roads, water supply system, fountains, etc. were built. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को द यूरोपियन हिस्ट्री या फिर द ब्रिटिश हिस्ट्री के तौर पर भी जाना जा सकता है. अब इस पीरियड में ब्रिटिशर्स ने और अदर यूरोपियन पावर्स जैसे पोर्चुगीज़, फ्रेंच और डच ने टू सर्टन एक्सटेंट कुछ कंस्ट्रक्शंस करवाए थे, जिनमें कुछ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, फाउंटेन्स जिसका मतलब है फवारे, ये बनवाए थे. दीज बिल्डिंग्स इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेसिडेंसेस ऑफ ऑफिसर्स, लीडर्स एंड रेवोल्यूशनरीज, प्लेसेस ऑफ द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, फोर्ट्स, प्रिजन्स एट्सेट्रा. अब इनमें कौन सी चीज़ें आती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेस. आज भी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वो वही है जो कॉम्प्लेक्स ब्रिटिश अपने पीरियड में बना कर गए हैं. जैसे कुछ ऑफिसर्स के रेसिडेंसेस माने उनके घर भी आज हमें हिस्ट्री को स्टडी करने में काफ़ी मदद करते हैं. जैसे लीडर्स और रेवोल्यूशनरीज, काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारियों के घर हमको आज भी इंटैक्ट मिलते हैं, जिससे हमें उनके बारे में जानकारी मिलने में मदद होती है. पैलेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, उस वक्त के रजवाड़ों के राजाओं के पैलेसेस माने महल्स हमें आज भी इंटैक्ट मिलते हैं. कुछ प्रिजन्स माने जेल, और फोर्ट्स माने उस वक्त के किले आज भी हमें हिस्ट्री के बारे में समझने में काफ़ी मदद करते हैं. Among these monuments, many buildings are intact even today. Some are declared as national monuments, whereas some are converted into museums. तो इनमें से काफ़ी सारी बिल्डिंग्स आज भी इंटैक्ट है,
मतलब उन्हें कोई नुकसान या किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, और ये हमें उस काल के बारे में और उनके रूलर्स के बारे में समझने में काफ़ी मदद करती है। उनमें से कुछ ऐसी भी है जिन्हें नेशनल म्यूजियम्स या नेशनल मॉन्यूमेंट्स के तौर पे डिक्लेयर करा गया है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल सेल्युलर जेल अंडमान है। While visiting these sites, we get information about the contemporary history, architecture, nature of monument and also the economic conditions. तो वो कौन सी जानकारियाँ है हमको इन सब में मिलती है? तो पहले तो हमें उनके बारे में कंटेम्पररी हिस्ट्री, कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, उस वक्त की जब वो बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट बनाई होगी तब की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। उस वक्त का आर्किटेक्चरल स्टाइल किस तरह का था ये हमें देखने को मिलता है। नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट मतलब जो मटेरियल्स उसमें यूज़ करे जाते होंगे वो हमें देखने को मिलता है, और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। अब आप कंफ्यूज होंगे कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे पता चलेंगी, तो सिंपल इक्वेशन है, एज गुड द बिल्डिंग्स और द आर्किटेक्चर दैट गुड वुड बी द इकोनॉमिक कंडीशंस। क्योंकि किसी भी जगह के आर्किटेक्चर, कल्चर या इकोनॉमिक कंडीशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जस्ट as during the visit to a cellular jail in Andaman, we get information about the revolutionary work of V.D. Savarkar by visiting Mani Bhavan in Mumbai or Sevagram Ashram at Varda. We get information about the history of Gandhian era. एक एग्जाम्पल देते हुए वो हमें समझा रहे हैं कि अगर हम सेल्युलर जेल अंडमान को विजिट करेंगे तो हमें वी.डी. सावरकर, दैट इज़ विनायक दामोदर सावरकर, इनके जीवन के बारे में काफ़ी सारी इंसाइट्स, काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। उसी तरह से हमारे फादर ऑफ द नेशन दैट इज़ महात्मा गांधी, इनके जीवन के बारे में पता करने में दो जगहें, स्पेसिफिकली सेवाग्राम आश्रम जो वर्धा में लोकेटेड है और साथ ही मणि भवन जो मुंबई में लोकेटेड है, दोनों हमें काफ़ी मदद करते हैं। These are pictures of some of the very important places in the modern Indian history. सबसे पहला सेलुलर जेल अंडमान, जहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर को एज अ प्रिजनर रखा गया था। उसके बाद मणि भवन और सेवाग्राम आश्रम जो महात्मा गांधी के दोनों ही रेसिडेंस, हमको उनके जीवन के बारे में समझने में काफ़ी मदद करते। देन कम्स आगा खां पैलेस। ये वही पैलेस है जहाँ महात्मा गांधी, महात्मा फुले, कस्तूरबा गांधी जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट इंडियन लीडर्स को एज होस्टेजेस मतलब नज़र कैद करके रखा गया था। एंड देन कम्स विक्टोरिया मेमोरियल इन कैलकाटा, जहाँ पर क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में ये स्मारक बनाया गया था। सो इस तरह से बिल्डिंग्स या कोई भी मटेरियल सोर्सेस हमें समझने में मदद करता है उस कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को। नेक्स्ट इन द मटेरियल सोर्सेस इज स्टैचूज एंड मेमोरियल्स। स्टैचूज माने मूर्ति और मेमोरियल्स माने स्मारक, किसी के स्मरण में बनाए गए। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मेमोरियल्स ऑफ द मेनी पर्सनालिटीज वर इरेक्टेड in the form of statues. These statues are also important for the study of the modern Indian histories. The various statues provided information about the contemporary rulers and eminent personalities. बोल रहा है कि प्री ब्रिटिश और पोस्ट ब्रिटिश पीरियड हमें काफ़ी सारे स्मारक माने मेमोरियल्स और स्टैचूज इरेक्ट करते हुए नज़र आते। ये हमें उन पर्सनालिटीज़ के बारे में, उन कंटेम्प्रेरी रूलर्स के बारे में जानकारी देने में मदद करते हैं। Their display plaque on the statues give us information about full name of the concerned person, birth and death details, brief information about their contribution and a biographical sketch of the person. इससे हमें उन व्यक्तियों के बर्थ प्लेस, उनके बर्थ डेट्स, उनके डेथ डिटेल्स और उनके कंट्रीब्यूशन माने उनका योगदान और उनके बायोग्राफिकल स्केच, उनकी जीवन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। Just as statues of Mahatma Jyotirao Phule, Lokmanya Tilak, Dr. Baba Saheb Ambedkar, there are memorials which are erected in memory of various events which give information about the concerned event, period, people related to the event, etc. तो ये मेमोरियल्स और स्टैचूज़ इन पर्सनालिटीज़ के बारे में अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग टाउन्स में उनकी मेमोरीज़ में बनाए जाते हैं, जो हमें आज भी उनके कंट्रीब्यूशन को याद दिलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेसेस, वही मतलब है आपके अपने अपने सिटीज़ में आपने हर जगह पर इस तरह के स्मारक या फिर स्टैचू ज़रूर देखे होंगे।
Now let us move on to our next section, that is written sources. The following are the aspects included in written sources of the modern Indian history. First one is newspapers and periodicals. सबसे पहले न्यूज़पेपर्स, जिसका मतलब होता है वर्तमान पत्रे, और पीरियडिकल्स जो वार्ता पत्रे कुछ पीरियड में आते हैं, जैसे वीक में आने वाले वीकलीज होते हैं, मंथ में आने वाले मंथली मैगजीन्स होते हैं, ये सारे पीरियडिकल्स हैं. Newspapers provide us information about the contemporary events. Along with it, detailed analysis of particular event with the views of eminent people. Editorials are also published. We get information about the political, social, economic and cultural happening of that period. तो न्यूज़पेपर से हमें कंटेम्प्रेरी इवेंट्स मतलब उस काल के समकालीन इवेंट्स के बारे में पता लगता है. जैसे आज के इवेंट्स के बारे में हमको कल के न्यूज़पेपर से पता लगेगा. सेम वे में अगर हमको एग्जैक्टली उन पीरियड्स के हिस्ट्री के बारे में, अगर लोगों की आइडियोलॉजीज़, उस वक्त के सामाजिक माहौल के बारे में जानना है, तो तब के वर्तमान पत्र मतलब न्यूज़पेपर्स हमें काफ़ी मदद कर सकते हैं. उस वक्त के डिटेल एनालिसिस, जब कोई घटना घटी होगी, उस वक्त के एमिनेंट लोगों का उस पर क्या राय था, ये सारी चीज़ें हमें न्यूज़पेपर से पता चलती है. हमें उस वक्त के पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक माने आर्थिक और कल्चरल माने सांस्कृतिक सारी घटनाओं के बारे में, सारे दृष्टिकोणों के बारे में न्यूज़पेपर्स से पता चलता है. इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड न्यूज़पेपर्स लाइक ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीन बंधु, Kesari acted as important sources of awakening the minds of the people. These are some of the very important newspapers that were published in the contemporary period. सबसे पहले ज्ञान प्रकाश के.टी. रानडे द्वारा पब्लिश किया जाता था. 1849 में इसकी शुरुआत की गई. ज्ञानोदय अमेरिकन मराठी मिशन नाम की एक संस्थान ने 1843 में इस्टेब्लिश करा. उसी तरह अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष 1868 में इस्टेब्लिश करते हैं. मुक नायक जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर बन के उभर के आया दलितों के लिए, ये डॉक्टर अंबेडकर ने 1920s में शुरू करवाया. और केसरी जिसको लोकमान्य तिलक ने 1881 में इस्टेब्लिश करवाया. Through the newspapers, we can study the British policies regarding India and their effects on India. During the British period, newspapers were not only the sources of political events but also acted as a social reformation source. उस काल में न्यूज़पेपर केवल इन्फॉर्मेशन देने का काम नहीं करते थे. इससे हमें ब्रिटिशर्स की इंडिया के प्रति जो पॉलिसीज़ थी उनके बारे में और उसके इंडिया के ऊपर होने वाले परिणामों के बारे में पता चलता. न्यूज़पेपर्स ने उस काल में केवल इन्फॉर्मेशन देने का काम नहीं किया, बल्कि समाज की पुनर्रचना माने सोशल रिफॉर्मेशन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करा. निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपलूणकर एंड शतपत्रे रिटन बाय लोकहितवादी अलायस गोपाल हरि देशमुख इन द वीकली प्रभाकर कमेंट्स ऑन वेरियस सोशल एंड कल्चरल इश्यूज. जैसे एग्जाम्पल के लिए निबंधमाला जिसे विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने लिखा था, वैसे ही शतपत्रे जिन्हें गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोक हितवादी भी कहा जाता था, उन्होंने लिखा था. ये उस वक्त के सामाजिक और सांस्कृतिक इश्यूज़ पर माने प्रॉब्लम्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्रीज दिया करते थे, जिससे हमें उस वक्त के लीडर्स, उस वक्त के फ्रीडम फाइटर्स के समाज और संस्कृति के प्रति किस तरह के मत या किस तरह की राय थी इसके बारे में पता चलता है. लेट्स मूव टू अ लेट अस नो फैक्ट. डॉक्टर अंबेडकर एंड न्यूज़पेपर्स. In January 1920, Dr. Baba Saheb Ambedkar started the fortnightly Muknaik, but later Dr. Ambedkar had to leave for higher studies to England and hence he handed over this paper to his colleagues. 1920 के जनवरी की बात है जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक फोर्टनाइटली का मतलब होता है 2 वीक्स में आने वाला न्यूज़पेपर, तो मुकनायक की उन्होंने शुरुआत करी. आम्बेडकर को कुछ ही दिनों के बाद इंग्लैंड अपनी हायर स्टडीज़ करने के लिए जाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने अपने न्यूज़पेपर को अपने कोलीग्स को हैंड ओवर कर दिया.
In April 1927, Dr. Ambedkar started the newspaper Bahishkrut Bharat. Through the medium of Bahishkrut Bharat, he wrote for the reformation of the common people, bringing unity among them. उसी तरह से 1927 अप्रैल में डॉक्टर अंबेडकर एक और न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत करना या बहिष्कार करना, इसका मतलब होता है बॉयकॉट करना, किसी व्यक्ति या किसी विशेष चीज़ या किसी आइडियोलॉजी, जिसका मतलब है विचारधारा से दूरी बना लेना। तो इन्होंने यह न्यूज़पेपर लोगों के बीच में जन जागृति लाने के लिए और जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी जाति या फिर जो डिप्रेस्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी थी उनको वापस से यूनाइट करने के लिए इस न्यूज़पेपर का और अपने विचारों का इस्तेमाल किया। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो स्टार्टेड 2 more न्यूज़पेपर्स, नेमली जनता एंड प्रबुद्ध भारत। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर लिखे गए जाने माने न्यूज़पेपर्स में से जनता और प्रबुद्ध भारत भी बहुत ही प्रोमिनेंट नेम्स है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज मैप्स एंड ड्राइंग्स। Map is also regarded as an important source of history. The changing nature of a city or a particular location can be traced through the maps. The Survey of India was an independent department established during the British period. Through scientific methods of survey, they have created maps of India, various provinces of India, cities, etc. Maps हमें इस काल की हिस्ट्री को समझने में काफ़ी मदद करते हैं। मैप्स देखकर हम किसी भी सिटी या किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन के एक्सपेंशन को और उसकी ग्रोथ को काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। इस काल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम सर्वे ऑफ इंडिया था, इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी थी। इसके तहत उन्होंने काफ़ी सारी रीजन्स के, इंडिया के स्टेट्स और प्रोविंसेस की एक साइंटिफिक मेथड से सर्वे करवाया था और उनके मैप्स क्रिएट करवाए थे। Similarly, the plans designed by the architects prove important from the view of study of the architecture of a building as well as the phases of development process of a particular area. इसके साथ ही साथ हमें काफ़ी सारी important buildings के progression के maps और उनके plans देखने को मिलते हैं, जिससे हमें उसकी ग्रोथ के फेजेस के बारे में पता चलता है और उस वक्त के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को भी समझने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हैज़ द ओरिजिनल प्लान ऑफ मुंबई पोर्ट। जिस तरह से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पास आज भी बॉम्बे पोर्ट को बनवाया गया ओरिजिनल प्लान है, ये हमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी प्लान को बेस मानकर हम उसके फर्दर एक्सपेंशन को और उसके साथ ही साथ उसके लूप होल्स को समझ सकते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे सिटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द प्लान्स ड्राफ्टेड बाय द आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स। उसी तरह से बॉम्बे सिटी की डेवलपमेंट को प्लान करने में और उसके ड्रॉबैक्स को समझने में बॉम्बे सिटी का पुराना प्लान हमें आज भी काफ़ी मदद करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सोर्स की तरफ, जो है ओरल सोर्सेस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए हमारा तीसरा सोर्स है ओरल सोर्स। ओरल सोर्स वो सारी बातें हैं जो मौखिक फॉर्म में जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होती आ रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स है। During the British period movement, various inspirational songs are composed. At present, some of these songs are available in written form, but there are many other unpublished inspirational songs memorized by the freedom fighters. हमें ब्रिटिश काल में काफ़ी सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स सुनने को मिलते हैं। यह सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स आज भी हमें कुछ फिल्म्स में या कुछ गीतों के फॉर्म में सुनने को ज़रूर मिलते हैं। इनमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो पब्लिश ना हो पाए, कुछ ऐसे भी हैं जिनको लिखा ना गया, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होकर किसी ना किसी किनारे में इस देश के आज भी सुने और देखे जा रहे होंगे। Through these inspirational songs, we can get information about the conditions during the pre-independence period and also the spirit behind the freedom struggle could be understood. ये सारे सॉन्ग्स हमें उस काल की सिचुएशन को समझने में मदद करते, साथ ही साथ ये गाना गाने वाले गायक और वह जिन लोगों की मनोगत को व्यक्त कर रहा है उन स्पिरिट्स को भी समझने में मदद करता है। Our next oral source is Pavadas. Pavada
is a source of getting information about a historical event or the work of a person. There are various pavadas composed on freedom struggle of 1857, failure of revolutionaries during British rule, etc. These pavadas were used to create motivation and spirit among the people. Apart from freedom movement, pavadas were composed based on the work of Satyashodak Samaj for awakening among the oppressed classes, the Sanyukta Maharashtra movement, and such other events. पवाड़ा महाराष्ट्र का एक प्रकार का लोकगीत होता है। इसमें हमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं और कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है। ये गाथाएं उनके शौर्य के और उनके पराक्रम को बताने की कोशिश करती है। कुछ फेमस पवाड़ास जो कि 1857 के स्ट्रगल के बारे में लिखी गई है। कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक और कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में आज भी विविध हिस्सों में महाराष्ट्र में और देश भर में गाई जाती है। इसके अलावा हमें सत्यशोधक समाज जैसी कुछ संस्थानें और संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट इन वक्त के घटनाओं को डिस्क्राइब करती हुई पवाडास भी सुनने को मिलती है। Our last and the most important source is video, audio and audiovisual sources. During the modern period, due to the development of technology, there was development in the art of photography, recording, films, etc. Obviously, these photographs, records, or films can be used as a source of history. Modern Indian history का सबसे यूनिक और सबसे रिलायबल सोर्स ऑडियो विजुअल सोर्स यही माना जाता है। इस काल में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के कारण हम पिक्चर्स, रिकॉर्डिंग्स और फिल्म्स प्रोवाइड कर पाते हैं, जिसको हम एक रिलायबल सोर्स की तरह आज भी यूज़ कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ फोटोग्राफ्स। Photographs are visual source of modern Indian history. With the discovery of art of photography, photograph of various persons, events, objects, structure, places were clicked. Through these photographs, we get information of the person or an event in visual format. In case of medieval period, there are paintings available that depict the physical features of a person or visual description of a particular event, but authenticity of these paintings is doubtful. Comparatively, photographs are considered to be more reliable. 19वीं शताब्दी में हमें फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी देखने को मिलती है और इसी के साथ हम अलग अलग व्यक्तियों, स्थानों और कुछ घटनाओं के पिक्चर्स भी क्लिक कर पाए। यह पिक्चर्स हमें उस व्यक्ति, स्थान या उस घटना के बारे में एकदम क्लियर और ऑथेंटिक विजुअल फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन दे पाती है, जहाँ की हम मिडीवल काल में कुछ घटनाओं, व्यक्तियों और स्थानों के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे बनाई हुई पेंटिंग्स को देखकर उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे, जो फोटोग्राफ जितनी रिलायबल और उतनी ज़्यादा भरोसेमंद या ऑथेंटिक नहीं मानी जा सकती थी। The photograph of person gives information about the physical features, dressing style, etc. Photograph of an event gives the visual image of the event, whereas the photograph of an object or the structure helps in understanding the nature. जहाँ तक हमें फोटोग्राफ्स किसी पर्सन के फिजिकल फीचर्स माने उनके नाक, उनके आईब्रोज, उनका माथा, इनके एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शंस दे पाते हैं, किसी प्लेस के बारे में या किसी घटना के बारे में एक विजुअल फॉर्मेट में एक रियल पिक्चर पोर्ट्रे कर पाते हैं, जहाँ की पेंटिंग्स हमें एक जनरल आइडिया दे पाती है, लेकिन उनकी रिलायबिलिटी आज भी डाउटफुल मानी जाती है। इस चीज़ को एकदम बेसिक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मिडिवल रूलर्स जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप या बादशाह अकबर के बारे में सोचने की या उनके फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में पता करने की कोशिश करते तो हमें सिर्फ पेंटिंग्स मिलती है, जिनमें हमें उनके बस जनरल फिज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, उनके ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर मॉडर्न लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स को अगर देखना चाहे तो उनके लिए हमारे पास ऑथेंटिक और रिलायबल फोटोग्राफ्स अभी भी अवेलेबल है।
Our next source is recordings. The discovery of technique of recording was also as important as photography. Recording is a form of audio source of history. During modern period, the speeches of leaders or important personalities, songs, etc. are available in the form of recordings. They can be used as a source of history. For example, national anthem Jana Gana Mana sung by Rabindranath Tagore himself or the speech of Subhash Chandra Bose can be used as an audio source for the study of history of modern India. रिकॉर्डिंग्स आज भी हमें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि फोटोग्राफ्स। रिकॉर्डिंग्स एक तरह की ऑडियो सोर्स होती है जिनमें हमें कुछ स्पीचेस, उसके अलावा कुछ सॉन्ग्स जो समकालीन संगीतकार और समकालीन नेताओं के द्वारा बोले या गाए गए हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास नेशनल एंथम जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जैसे लीडर्स के काफ़ी सारे स्पीचेस आज भी मीडिया पर अवेलेबल मिलते हैं। Let us move on to our last topic, films. Films are considered as a unique discovery of the modern technology. In the 20th century, there was a great development in the technique of filmmaking. Dada Saheb Phalke in the year 1913 laid the foundation of Indian film industry. Audio-visual recordings of Dandi Yatra, Salt Satyagraha, Quit India Movement, and such other historical incidents are available. Through these films, the event could be seen in reality. 20वीं शताब्दी के सबसे यूनिक फीचर्स में से एक फिल्म्स को भी माना जाता है। 1913 को दादा साहेब फाल्के ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। Let us move to our last topic, films. Films are considered as a unique discovery of the modern technology. In 20th century, there was a great development in the technique of filmmaking. Dada Saheb Phalke in the year 1913 laid the foundation of Indian film industry. Audio-visual recordings of Dandi Yatra, Salt Satyagraha, Quit India Movement, and such other historical incidents are available. Through these films, the events could be seen in reality. 20वीं शताब्दी के सबसे यूनिक फीचर्स में से एक फिल्म्स को भी माना जाता है। 1913 को दादा साहेब फाल्के ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। इसकी वजह से हम आज भी काफ़ी सारे ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं जिनमें दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट और भी कई सारे ऐतिहासिक घटनाएं हैं। अगर आपको ये घटनाएं अभी समझ में ना आए तो चिंता ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आगे इस बुक में पढ़ने वाले हैं। ये सारी घटनाएं हम ना सिर्फ देख सकते बट इन्हें जी सकते हैं ऑडियो विजुअल फॉर्मेट्स में, सिर्फ और सिर्फ फिल्म्स की बदौलत। Compared to the ancient and medieval period, the sources of the study of modern Indian history are found in abundance and variety. Archaeological sources of this period are to a great extent found in a better state. There are many written sources preserved in the archives, but while referring to the written sources, the ideology and the opinions of the author regarding the particular event needs to be examined. There is a great need of preserving these historical sources through which the rich tradition of history can be handed over to next generation. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट और मिडिवल के कंपैरिजन में हमें आज भी ये सोर्सेस बेटर कंडीशन में और उनसे ज़्यादा मात्रा में आज भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जब भी हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे और उससे समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो उसको लिखने वाले सोर्सेस और उनके राइटर्स की आइडियोलॉजी, माने उनकी विचारधारा और उनके ओपिनियंस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें ये सोर्सेस को प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने हेरिटेज और अपने इतिहास को आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए एक स्मूथ ट्रांजिशन और अच्छी तरह से पास ऑन कर पाए। विद दिस वी हैव completed our first chapter, Sources of History. If you have found this video helpful, please do like and subscribe to my channel. If you have any doubts or feedback for us, please do leave it in the comment section below. With that, I take your leave. Take care. Bye bye.